हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड रुलाने वाला था। बापूजी का सीन बहुत ही टचिंग था। तो अब मुझे पता है आप सब लोगों ने इस सीन के साथ साथ अपने आप को जिया होगा, अपनी पुरानी बातों को याद किया होगा। आपके लाइव सेशन में भी ये सब बातें सामने आई। तो आज का जो आपका रिव्यू है बहुत अच्छा है सबका, तो सुनाती हूँ। मगर आप आज सब एक के बाद एक रिव्यू सुनिएगा, क्योंकि बीच में मेरे बोलने की कोई गुंजाइश आज है ही नहीं, क्योंकि बातें सब ऐसी हैं जो दिल को जो है छूने वाली हैं। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आप सबके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और कल जिन्होंने हमको मिस किया उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। कल हम कन्नौज चले गए थे, मेरे चाचा की लड़की को कैंसर था तो उसकी डेथ हो गई थी कल। दिल सा उठ गया है इन बदलते इंसानों से। जिस लड़की ने ज़िंदगी में खुद के लिए 1000 लड़ाई लड़ी हों, घर, परिवार, समाज से, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी वो आत्महत्या नहीं की, और आत्मनिर्भर बनने के बाद वो सबको लात क्यों ना मारे, क्योंकि उसने जो बर्दाश्त किया वो सिर्फ वही जानती है। और पत्नी को सताने वाला नहीं, उसका हाथ बटाने वाला असली मर्द होता है। आज हम दोनों दिन के रिव्यू भेजेंगे। बाबूजी ने बात घुमा दी अनुपमा से। अनुपमा फटकार लगा रही है बाबूजी को। अनुपमा समझ रही है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वनराज कह रहा है सही है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं बाबूजी, पर अनुज को कुछ कुछ समझ आ रहा है और बाबूजी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है मकान की जगह टावर बनाना। सही भी है, कोई भी अपना घर बनाता है तो उसको गिरते नहीं देख सकता है। मकान बनाने में तन मन और धन सब लगता है। वनराज, तुम्हारी ये गलत फहमी है कि बाबूजी तुमको छोड़कर नहीं जा सकते। और अनुपमा ने एनओसी पर साइन करने से मना कर दिया। ये किस मिट्टी का बना है वनराज शाह? बाबूजी गायब हैं, पर उसको एनओसी पर साइन की पड़ी है। अनुपमा ढूंढने चली गई और अनुज भी जाएगा। पाखी तोशु की बदतमीजी देखो कैसे बोल रहे हैं। और वाह वनराज शाह, वाह, ये भी कितना आज्ञाकारी बेटा है बा का। वाह, उसको चिंता ही नहीं है अपने बाबूजी की। और बिल्डर ने वनराज शाह को वार्न कर दिया है कि एनओसी चाहिए, मतलब चाहिए आज। तोशु, पाखी अनुपमा को रोड़ा बोल रहे हैं। अनुपमा को बाकी छतरी मिली। शाह हाउस में सब मर गए हैं, कोई नहीं है जो बाबूजी को ढूंढे। सब के सब घर में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पाखी तोशु वनराज की बातें डिम्पी और तपिस ने सुन ली। वाह, क्या बात कही डिम्पी ने कि समर का हिस्सा भी अंश को चाहिए। तपिस सुनकर रह गया। अब मजा आया वनराज शाह सबकी बातें सुनकर। वनराज तपिस को बातें सुना रहा है। और घर जमाई बनो टीटू, ऐसे ही बातें सुननी पड़ेंगी तुमको। आद्या ने वापस चलने को कहा। योयस, वाह दादी अम्मा, बोलती कैसे है ये अपने पॉप से, कितना गंदा गंदा बोल रही है। अनुज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो इस बद दिमाग लड़की का? अनुज को गुस्सा तो बहुत आ रही है। तभी अनुज का फ़ोन आ गया। अनुज ने आखिर पता लगा लिया। वनराज से आने को कहा अनुज ने बता दिया कि बाबूजी कहाँ हैं, वृद्धाश्रम में हैं। अनुज ने पूरी जानकारी हासिल की। पाखी तोशु को तो क्या कहें, काव्या ने खूब सुनाया दोनों को, सच का आईना दिखाया, पर वो दोनों बहुत ही खराब हैं। और वाह, काव्या सितार बजा ही देती तो मज़ा आ जाता। अब वृद्धाश्रम में बाबूजी दिखे काम करते हुए। नौटंकी वनराज आ गया नाटक करने। बाबूजी ने अच्छा कटाक्ष किया वनराज शाह को घर को लेकर। और आज का एपिसोड देखा, सही कहा बाबूजी, अब वो घर तुम्हारा रहा भी नहीं है। बिना तुम्हारी मंशा जाने इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले लिया वनराज शाह ने। बातों से बहुत कुछ समझा दिया बाबूजी ने। और मैडम अनुपमा रोने का काम बहुत अच्छा कर लेती हैं। बाकी सब शांत खड़े हैं। पूरे शाह हाउस को रोना भी नहीं आता है। रोते भी हैं तो सिर्फ अपने लिए, जब अपने पर कष्ट बीतता है। बाबूजी ने जाने से मना कर दिया। और मर जाओ जाके वनराज शाह, तो अच्छा ही है। देखा, बा आ गई वनराज के कहने में। पर बाबूजी का कड़ा फैसला कि मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जाओ। बा ने भी मना कर दिया जाने को।
कितना कष्ट है सच में बाबूजी को। बहुत बुरा लग रहा है हमको बाबूजी के लिए, बेचारे टूट गए हैं। पाखी ने बाबूजी को तोड़ कर रख दिया, उनको डिप्रेशन सा हो गया है। बाबूजी साइन करने को तैयार हो गए बुझे मन से, पर अनुपमा नहीं करेगी क्योंकि वो बाबूजी के इरादे समझ गई है। लानत है ऐसी औलादों पर। अनुपमा तुम भी आ जाओ यहीं रहने, क्योंकि तुमको भी कोई पसंद नहीं करता है सिवाय अनुज के। अनुज ने चलने को कहा अनुपमा से। अब तोशु पाखी की खैर नहीं है। लो पाखी ने बोलना शुरू कर दिया। आद्या पता नहीं क्यों खुश होकर आई है, अब बातें सुन रही है खड़ी होकर। बच्चे भी बाबूजी को ढूंढ रहे हैं, पर वो तो है ही नहीं। अंश की बातें दिल छलनी कर गए। चलो आद्या बच्चों को लेकर चली गई। शर्म आती है तुम पर पाखी सच में। काव्या ने बिल्कुल सही किया। पाखी तोशु की बोलती बंद कर दी और त्रिमूर्तियां जाने को तैयार दोनों को लाने को। और वाह वनराज शाह वाह, जाएगा तो प्रॉपर्टी पर साइन कराने। तोशु पाखी साथ हैं वनराज शाह के। और काव्या ने सही कहा, इतना सब होने के बावजूद वनराज प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। वनराज कितना बददिमाग है, पाखी के लिए सुनने को तैयार नहीं है। कितना प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा है वनराज शाह। और तुम्हारा जैसा बेटा चाहिए भी नहीं किसी को। और तोशु पाखी कितना खुश हैं। और वेल डन अनुपमा, एनओसी पर साइन करने से मना कर दिया। इस फैसले पर अनुज साथ है अनुपमा के। और कितने गंदे ढंग से बात कर रहा है वनराज अनुपमा से। अनुज ने आराम तमीज़ से बात करने को बोला। आद्या देख रही है। जब अनुज वनराज से बोल रहा था तो मैडम को रास नहीं आया। वनराज अनुपमा का आमना सामना। अनुपमा ने इस घर को बेचने को मना कर दिया। अनुपमा में बहुत एनर्जी है भाई वनराज शाह को समझाने का। कितने अच्छे से वनराज शाह का माइंड वॉश करती है, पर वनराज शाह कुछ भी समझने वाला नहीं है। वनराज बात कैसे कर रहा है, अनुपमा इसी लायक है। हमेशा वनराज की बकबक सुनती रहती है, पता नहीं क्यों। और पाखी की बकबक पता नहीं कब बंद होगी। अपने पैदा किए हुए बच्चों से सुनो, यही सब सुनने आई हो मैडम शाह हाउस में। और प्री कैप सोमवार से लीप के बाद की कहानी शुरू होगी। तकलीफ तो होती है, पर क्या करें, हम ज़बरदस्ती किसी की पसंद नहीं बन सकते। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज का शो इमोशनली और बहुत ही दर्द वाला था। और आज का शो में एक ही बात दिखाते हैं कि माता पिता ने ही अपने बच्चों के लिए सोचना है, बच्चों ने अपने माता पिता के लिए नहीं सोचना है। बस उनको लगता है कि हमारे मैं और मेरे बच्चों की मेरी जिम्मेदारी है। माता पिता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो जो करते हैं वो उनका फ़र्ज होता है, वो उनका काम होता है। ये सोच के आज वही चल रहा है। अनुपमा सबसे पहले बोलूँगी, बापू जी ने हमेशा वनराज का साथ दिया, पर वनराज का जब बापू जी का साथ देने का वक्त आया तो वनराज ने अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू किया कि मेरे बच्चे खुश रहेंगे, मेरे बच्चे को घर मिलेगा, ये मिलेगा। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के लिए के पास कितने समय बाकी है। या अनुपमा सोच रही है पर वनराज नहीं सोच रहा। एक सच का अंजू जी, आपके वीडियो में मैंने कहा कि एक ही गुण वनराज में था कि वो भी उसने आज अपने लालच में अपने बच्चों के लिए वो भी खवा दिया, वो भी ख़राब कर दिया। मैं बहुत पहले ही ये वनराज को समझ चुकी थी अंजू जी। जब ये समर के डेट के बाद ये जब सदमे में था, ये कुछ दिन अपने इसमें खोया था। ये एक बार भी सोच रहा था कि मेरे माता पिता को कौन संभालेगा। उन्होंने भी इस उम्र में अपने उस लाडले पोते को के बारे में खोया जिन्होंने उसका खुद सब कुछ था उनके लिए। वो कितना प्यार करता था। जब तुमको पता था कि तुम्हारा बेटा चाला जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, वो घर छोड़ के जा रहा है, तब तुम अपना सदमा लेके बैठे थे। अनुपमा को दर्द नहीं था अपने बेटे का, उसकी जान थी, फिर भी उसने हिम्मत से सबको संभाला। तो वनराज तभी बहुत ही सेल्फिश था, अपने लिए मेरा दर्द, मेरा गिल्ट, उसमें वो सब चल रहा था। उसने वो कैसे डिसीजन ले सकता था कि शांति के लिए अपना घर छोड़ के चला गया था, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, और वो 2 घर में प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के। ये किस जिम्मेदारी की बात है। 5 साल अनुपमा को जब निकाल रहा है, जब अनुपमा के 5 साल निकाल रहा है कि तुमने ध्यान नहीं दिया माता पिता, तब कहाँ थी तुम्हारी चिंता, तब क्या था, ये सब बोल रहा है। तो क्या यहाँ पे खड़े से काव्या और टीटू को छोड़ के यहाँ एक मेंबर था, सबको पता था कि क्यों अनुपमा को जाना पड़ा इस घर से। वनराज ने खुद अनुपमा को कहा था पनौती, उससे खुद इससे रिश्ते तोड़ दिए थे कि और बाबू जी को कसम देती थी। अनुपमा
डिम्पल की जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। डिम्पल अनुपमा से कहती कि मैं मम्मी को साथ नहीं छोड़ूंगी, तो वो डिम्पल को धमकी दे देता कि बेटा मेरा होगा और एक दादा को हक है अपने बेटे को अपने पोते को अपने पास रखने का। तो डिम्पल को धमकी दे देता। डिम्पल फिर अपनी बात एना वनराज की बात मानना शुरू कर देती है अपने बेटे के लिए। तो क्या इनको किसी को कोई काम नहीं था बोलने का? अनुज भी था, अनुज भी बोल सकता था कि वनराज किस 5 साल की बात कर रहे हो, तुमने तो खुद अनुपमा से रिश्ते तोड़ दिए थे, परी के बर्थडे पे आने नहीं दिया था, तो क्या ये इसके नाक से बोल रही है इसको 5 साल? अनुपमा को तो अब सब अनुपमा बोलती नहीं, पर बाकी के लोग बोल सकते हैं ना, या कोई भी बोलता नहीं। काव्या को भी क्या पता नहीं होगा कि अनुपमा को कैसे वरदान निकालता है, वो भी बोल सकती थी। पर यहाँ किसी की कोई हिम्मत नहीं होती, बात को आगे बढ़ने देते। हाँ, यहाँ पे पाखी तोशु अपने यानी जो कर रहे हरकतें कर रहे वो जो कर रहे वो तो बहुत ही क्या बोले अभी इसको, तो शर्मशार पहले से ही जैसे है। वनराज शाह के अक्कल को पर्दे पड़े क्या, ताले लगे क्या, जंग लगी है क्या इसके अक्कल को, कि जब ये अपने माँ के नहीं हो सकते तो वनराज तुम्हारे होंगे। एक बार इनको हिस्सा दे दे के बाद ये भी तुम्हारे साथ है ना, तो सिर्फ वो घर के लिए, एक बार इनको हिस्सा देने के बाद ये तुम्हें भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के ना फेंका तो देखना, क्योंकि अपडेट दिखा रहे हैं कि वनराज शाह अकेले रह जाएगा, बच्चे भी छोड़ देंगे। क्योंकि डिम्पल ने अभी बोलना चाहिए कि मैं इन लोगों का क्यों करूँ, क्योंकि किंजल जाएगी यूएस अपनी बेटी को लेके, उसने पहले कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरा जॉब, और ऐसा हालत देखेगी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर इनको बना के खिलाएगा कौन? पाखी भी चाहती है कि पापा के घर रहेगी तो काम नहीं, अब तो बाबू जी भी नहीं है, तो इसने बोलना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पापा है, ये लोग नहीं है, मैं इनको क्यों बना के खिलाऊँ, मेरा पति क्यों करे इन सब के लिए। हाँ, वनराज की जिम्मेदारी है, ससुर है, इसलिए वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है उनका करे पर इनका क्यों करेगी। या जब ऐसा अगर डिम्पल ने अगर फैसला लिया ना, तो यहाँ बच्चे भी बोले कि पापा हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते। देखना यही होगा कि वनराज भी अकेला ही रह जाएगा, उसके पापों का गड़ा यही वह भरने वाला है, उसके साथ ही अकेला ही दिखाएंगे, क्योंकि अपडेट भी आई है। बाबू जी नहीं दिखाएंगे। अब बाबू जी अभी घर में आते हैं क्या, क्योंकि सुनने में आता है कि आएंगे, बाबू जी आएंगे और फिर बाद में नहीं दिखाएंगे, 5 साल बाद, यानी सॉरी लीप के बाद बाबू जी को नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ ये होगा, आद्या जो ऑब्जर्व कर रही तो हमेशा गलत मतलब निकालेगी। अनुज भी पिता की तरह ही सोच रहा है, पिता की तरह ही सोचा, जब एक बार बाप बन गया तो उसको अपनी बेटी के आंखों से आंसू दिखे पर पत्नी के दर्द ने देखा, वही किया ना, एक बाप बन के सोचा और बाप बन के अभी भी सोच रहा है, वो भी वही कर रहा है जैसे शादी करने वाला था, अपनी ज़िंदगी करने वाला था, आगे भी वही करेगा जब उसको। तो यहाँ पे हर कोई कि बाप भी वही थी ना, कि हमेशा सही और गलत में वनराज का साथ दिया। बाबूजी भी वही है, कभी वनराज को रोका नहीं, कभी टोका नहीं, बहुत कम बोले वो अपने बेटे मोह में, अपने परिवार में, अपना परिवार ये चक्कर में। तो यहाँ अनुपमा ने भी वही किया, इतने नालायक बेटों को बार बार इनकी मदद की, कितने बार इनने तिरस्कार किया, पर बच्चे कहाँ से कहाँ, बच्चे कभी सोचते हैं। आज का शो में बस यही एक समझ में आता है कि माँ बाप सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते, बस इतना ही दिखाया है। तो अभी आगे अनुपमा क्या डिसीजन लेगी और अनुपमा का डायलॉग क्या होगी, ये सुनने जैसा होगा, तभी हम पूरी तरह से बात कर पाएंगे इस बारे में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। शो में लीप का पता चल गया, सोमवार से लीप आएगा और नई स्टोरी शुरू होगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड दिल दुखाने वाला था। एक बेटा वनराज जो अपने माँ बाप को भगवान समझता था, आज उन्हीं माँ बाप को दोबारा घर में लाने में असमर्थ रहा, क्योंकि अब वनराज की भी प्रायोरिटी बदल गई है। उसकी प्रायोरिटी उसके नाकारा बच्चे और प्रॉपर्टी हो गई है। वो नहीं समझ सका कि माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों की अटेंशन चाहिए। वनराज नहीं समझ पा रहा है कि बुजुर्गों के पास सिर्फ यादें होती हैं, और जब बाबूजी के लिए घर ही यादें हैं, और जब वो यादें टूटती हैं तो तकलीफ़ होती है। बाबूजी जाने से साफ मना कर देते हैं, घर जाने से साफ मना कर देते हैं। वनराज रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बाबूजी कहते हैं हम यहाँ खुश हैं, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, और गलती अगर हो जाती है तो कोई बदतमीजी भी नहीं करेगा। कितने आहत हैं बाबूजी। लेकिन वनराज कहता है मैं भी अपने बच्चों और बड़ों के बीच में पिस रहा हूँ। हाँ सच है, पिस रहे हो, क्योंकि तुझे अपने बच्चों की गलती पर डांटना नहीं आता। तो क्या तेरे माता पिता तेरे बच्चों से गालियाँ खाने वापस आएँ? और अगर वनराज ले भी गया तो क्या गारंटी है कि माँ बाबूजी
फिर तेरे बच्चे अपमान नहीं करेंगे। मैंने पहले भी एक बारी कहा था कि बनराज की आदत है, या तो वो बेचारा बन जाता है या फिर वो गेम खेलने लगता है। बनराज की बात सुन के बाप पिघलती है, लेकिन बाबूजी नहीं मानते। यहाँ तक कि वो अनुपमा की भी नहीं सुनते। बनराज नहीं समझ रहा है कि अपनी तरक्की कभी भी अपने माँ बाप के खुशियों से बड़ी नहीं होती, और आखिरकार बनराज बाबूजी की बात मान जाता है। कितना इजीली मान लिया। कोई और होता तो पूरे परिवार के साथ आके बच्चों से माफ़ी मंगवाता और वहीं पड़ा रहता जब तक उसकी उन बाबूजी की हानि होती। लेकिन आज माँ बाप से बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, और बाबूजी प्रॉपर्टी पे अपने और अनुपमा के साइन करने को कहते हैं। लेकिन अनुपमा बहुत इमोशनल है और वो पूरी कोशिश करेगी कि बाबूजी फिर घर आ जाए। बनराज घर आता है और सब बाबूजी के बारे में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बनराज मना कर देता है, और फिर पाखी की काली जुबान फिर आग उगलने लगती है बाबूजी के लिए। इसलिए नहीं आए बाबूजी क्योंकि उनको भी पाखी की बदतमीजी के बारे में पता था। काव्या को बुरा लगता है और वो पाखी को और तोशु को सख्ती से रोकती है। काव्या को 2-4 डंडे मारने चाहिए इस बदतमीज को। काव्या सिर्फ सुनाने से बात नहीं बनती। बाकी सब चुप, इवन कि बनराज भी चुप, और अपने को दुखी दिखाने की एक्टिंग करता है। अंश, ईशानी और माही और परी बाबूजी और पा को मिस कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि बाबूजी कहाँ हैं, और आद्या बहाना बनाकर अपने कमरे में लाती है। आद्या को सिर्फ अपने पॉप्स और अनुपमा से दिक्कत है, बच्चों के बीच में वो ठीक रहती है। सब कहते हैं कि हम बाबूजी को ले आएंगे, उनके बिना ये घर नहीं चल सकता। लेकिन बनराज कहता है कि बाबूजी नहीं आएंगे और अब मैं वहाँ जाके प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाऊँगा। और फिर दोनों कार्टून बच्चे खुश। काव्या टोकती है बनराज को, लेकिन आज बनराज तो काव्या के सामने ही नीचा नज़र आ रहा है। काव्या कहती है कि बच्चों के पीछे तुमने बाबूजी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर बनराज कहता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करके अपने बच्चों के नाम करके मैं बाबूजी को ले आऊँगा। क्या खाक ले आओगे और वो आ जाएंगे? तभी पाखी कहती है कि मैं अब तो इसमें मम्मी के भी साइन होंगे, और उसी समय अनुपमा आके एनओसी पे साइन करने को मना कर देती है। बनराज अनुपमा पर भड़क जाता है। ऐसा लग रहा है कि आज बनराज प्रॉपर्टी के चक्कर में पागल ही हो जाएगा। और अनुज कहता है कि जब मुझसे बात करोगे या मेरी अनु से बात करोगे तो तमीज़ से बात करोगे। आज अनुज अपनी अनुपमा के सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा। बनराज अनुपमा पर चीखता चिल्लाता है, और अनुपमा कहती है कि बाबूजी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और उनको अपने आखिरी क्षण अपने बनाए उस घर में काटने दीजिए। अनुपमा कन्विंस करती है, लेकिन बनराज की आंखों पे तो प्रॉपर्टी की पट्टी बंधी हुई है। और फिर 5 साल अकेले रहने पर अनुपमा पर बनराज टोंट कसता है। बनराज भूल गया कि 5 साल पहले बनराज ने अपने परिवार और अपने रिलेशन अनुपमा से तोड़कर घर से निकाला था। अनुज कहता है कि सिर्फ तुम ही बच्चों की केयर नहीं करते, अनुपमा भी करती है। अरे इन नालायक बच्चों की वजह से तो अनुज अनुपमा का घर टूट गया, मान बिछड़ गए। नालायक तोशु के पैरालिसिस और बदतमीज पाखी की शादी की प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? अनुज अनुपमा ने। बनराज ने तो पाखी को घर से निकाल दिया था। तोशु के इलाज के पैसे नहीं थे। समर के लिए जब कोर्ट में लड़ने का टाइम आया तो गुस्से में सारा कुछ बिगाड़ दिया। सिर्फ अनुज अनुपमा शाह परिवार की जिम्मेदारी निभाते रहे। मुझे तो कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया जो बनराज ने अपने माता पिता या बच्चों के लिए किया हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के अलावा। और फिर पाखी और तोशु की बदतमीजी शुरू। इन टॉक्सिक बच्चों के लिए तो कोई कैची भी नहीं बनी है। तोशु कहता है कि मेरी माँ ने मुझे जेल भिजवाया। तोशु, तुम्हें इसलिए जेल भिजवाया कि तुमने चोरी की और चोरी करने के बाद अपनी माँ पर घटिया इल्ज़ाम में फंसाया, और वेटर इसलिए बनाया कि तुम्हें पैसे लुटाने के सिवा आता क्या है। और पैसे मिस्टर ढिल्लो को इसलिए दिए क्योंकि स्पाइस एंड चटनी ने अनुपमा को सिर छुपाने की जगह दी जब तुमने अपनी माँ से मुंह भी फेर लिया था। उनको घर नहीं लाना चाहते थे।
और अनुपमा आहत होकर तोशु और पाखी की बातें सुनती रही। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रीकैप वही आने वाले लीप के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा तोरण अच्छा लगा और जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। दिल से धन्यवाद अंजू जी आपको मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। सच में अंजू जी आपके साथ में एक अपनापन सा जुड़ गया है। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि काव्या बनी जनता की आवाज़ भिगो भिगो कर जूते मारे इस तोशु और पाखी को। एक वीडियो था आपका कि अनुपमा नहीं सौतेली माँ नहीं है, आद्या है सौतेली बेटी। एक वीडियो था बापूजी की हाँ में ना छुपी है, उसको वनराज नहीं समझ पाया मगर अनुपमा समझ गई। एक वीडियो था हर बार की तरह इस बार भी अनुज ने आया शाह उसके काम और ढूंढा बापू जी को। सच में आपके वीडियो के टॉपिक देखकर फिर सीरियल देखने का ज़्यादा मज़ा आता है अंजू जी। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ कि पर मेरा ये रोज का नियम बन गया है कि आपका वीडियो देखने के बाद में ज़्यादा अच्छे से सीरियल देखने का वो होता है। और आज का पहला वीडियो था कि कोई एक ही गुण था वनराज शाह में, लालच में, वो भी हुआ खत्म। अंजू जी आपका ये वीडियो देखकर एकदम दिल को छू गया कि अभी तक हम वनराज शाह को अच्छा बेटा बोलते थे, लेकिन आज वनराज शाह की जो हरकतें दिखी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बापू जी ने वनराज से नज़रें तक नहीं मिलाकर बात की, पर इस को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी इसकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, जो मैंने कल भी कहा था। अब इसका परिवार तिनका तिनका करके बिखरेगा क्योंकि सारे के सारे सभ्यों ने हिस्सा मांग लिया है सिवाय अनुपमा के। तोशु, पाखी, डिम्पल, काव्या सबके सब ने हिस्सा अपना अपना मांग लिया है वनराज शाह। तो ये सब तुमसे कौन से लगाव से जुड़े हुए थे, कौन सी सहानुभूति से जुड़े हुए थे। और आज बापूजी अगर ये सीरियल में अगर ये दिखाया जाता कि ये मेरा घर है बापूजी और बा खुद घर छोड़ के जाने की जगह मैं यहाँ चाहूँगा वो रहेगा वरना नहीं कोई रहेगा, पर इसमें उल्टा बापूजी ने कहा तुम लोग अच्छे से रहो पर हमें नहीं आना है। आज वनराज का बापूजी को खींचना मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, मुझे आपकी चिंता है, लेकिन घर में रखकर उनको बात बात में एहसान दिखाता है कि ये सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे अकेले के कंधे पर है। तो ये थोड़ा सा बुजुर्गों के स्वाभिमान को ज़रूरत से ज़्यादा ठेस पहुँचती है अंजू जी इस तरह के व्यवहार से हमारे। क्योंकि बुजुर्गों को हमारे से पैसा नहीं चाहिए, हमारा थोड़ा सा समय चाहिए कि हम उनकी कभी उनके पास बैठे और उनके अनुभव की बातें सुने या उनकी जो जिस चीज़ों में यादें बसती है उनको हम सुने तो वो बहुत खुश रहते हैं अंजू जी। ये मेरा खुद का भी अनुभव है, चाहे मेरे पापा हो, मेरे सास ससुर हो, मेरी मम्मी हो, और आस पड़ोस में भी मैंने देखा है कि पैसे वालों के घर में बुजुर्ग खुश है ऐसा नहीं है, वहाँ उल्टे और दुखी दिखते हैं क्योंकि उनके घर के बुजुर्गों को केयर टेकर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। घर के बच्चों को तो उनके पास बैठने का बात करने का टाइम ही नहीं होता है। खैर ये तो मिडिल क्लास का घर था, फिर भी आज वनराज बापूजी चलिए ना, बस आप मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर, ये मगरमच्छी आंसू बंद करो वनराज शाह, तुम्हारे आंसू पर कोई नहीं पिघलने वाला। और बापूजी ने कहा कि तुम्हारे लिए वो प्रॉपर्टी है, मेरे लिए वो मंदिर है और जिसमें मेरी यादें बसती है उसे मैं टूटते हुए नहीं देख सकता। इतने साफ शब्दों में बापूजी बोल रहे हैं तब भी वनराज शाह को एक शब्द नहीं समझ में आ रहा। बस
आप मेरे साथ रहिए, मेरे घुट के रहिए, लेकिन मेरे साथ रहिए। यही वनरक्षा का कहना है कि मेरी जो हुजरी कीजिए आप लोग सभी। और उससे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बापूजी का निर्णय देखकर बात भी झुक गई। बात थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, लेकिन नहीं। और बापूजी ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हमसे यहाँ पे गलती होने पर हमें हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अब तो वनरक्षा सुधर जाओ। कि बापूजी ने सीधा पाखी का नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हें इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी है कि आज उसने मेरे साथ किया है, वो कल तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार करेगी। अभी तो थोड़ा सा झुक लो। नहीं, लेकिन वनरक्षा किसे कहते हैं? अकड़ू वनरा, जिसमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस बापूजी ने तुम्हें इस काबिल बनाया, और बापूजी तुम्हें एक एक एहसान याद दिला रहे हैं कि तुमने बहुत छोटी उम्र से घर संभाला, घर का खर्चा उठाया, हमारी दवाई का खर्चा उठाया। और वनरक्षा घर आकर किंजल और तोशु को अमेरिका जाना था, मैंने जाने दिया। वो पहले अमेरिका गए ही नहीं थे। वनरक्षा, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो मैं आपको बता दूं कि पहले वो यूके गए थे। यूके से अमेरिका कब शिफ्ट हुए वो तुम्हें भी नहीं मालूम था, और तोशु तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं करता था। कभी बच्चे को पहचान लेते कि ये मिल्कत देने के लायक है भी या नहीं। ये लाख के 12,000 तो नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे। पाखी इतना बिजनेस में डूबा चुकी है, लेकिन अभी भी तुम्हें उसे बापूजी की मेहनत की कमाई का मकान में से हिस्सा देना है। हकीकत में तो इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। डोली बेन, अनुपमा और वनराज तीन के ही हिस्से थे। अगर वनराज देना है तो इन सबको अपने हिस्से में से हिस्सा दो, तब तुम्हें समझ में आएगा। और अनुपमा से किस हक से बोल रहे हो कि तुम साइन करो वरना यहाँ से चलती बनो? और तुमने मुझे यहाँ 5 साल तक मेरे घर को नहीं संभाला था, तो वनरक्षा तुमने खुद ही उससे रिश्ता तोड़ा था। और ये अनुपमा सामने तुमको पलट के जवाब नहीं देती। और बच्चे, मम्मी ने हमारे लिए आज तक किया ही क्या? और अनुज ने उसका जवाब दिया, तो अनुज को ये लोग उल्टा सीधा सुनाने लगे। और आज आद्या बड़ी होने का फर्ज निभा रही है, और वैसे अपने पापा को से किस तरह से बात करती हो आद्या? शर्म कर लो तुम भी थोड़ी सी। खैर, अनुपमा के बच्चे से तो अच्छी ये डिम्पल और किंजल है कि जो पराई घर से आई हुई है, फिर भी वो अनुपमा को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश तो करती है। तपिश अनुपमा को समझने की कोशिश करता है। तुमसे तो ये बाहर से आए हुए अच्छे हैं कि जिन्हें अनुपमा के प्यार की और अनुपमा ने उसके लिए क्या किया उसकी कदर है। खैर वनरक्षा, अब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम पैसे से खुश रह सकते हो तो देख लेना। क्योंकि हमेशा का नियम है कि नोटों के बिस्तर पे, हमें सोने के बिस्तर पे किसी को नींद नहीं आती है, उसको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, उससे तभी नींद आती है। अब आपके ये दोनों होनहार बच्चे, दो नैनों के तारे, कौन कौन से दिन दिखाएंगे आपको वनरक्षा, ये देखते जाना। और इधर ये बच्चे स्कूल से ही आते ही बापू जी हमें केसर वाला दूध दो, हमें ये करो वो करो। और पाखी का फिर ड्रामा शुरू, और तोशु का ये कहना कि मम्मी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और किया है तो मुझे जेल भिजवाया। तो अनुपमा कोई पागल नहीं हो गई थी तोशु कि तुम्हें जेल भिजवाती? तुमने चोरी खुद की और इल्ज़ाम अनुपमा पे डाला, तो अनुपमा को अपना इल्ज़ाम तो देना ही था। तो वो अपने आप को तो बचाएगी ही बचाएगी। अब अनुपमा को, मुझे नहीं लगता अंजू जी कि इन लोगों के घर में एक सेकंड के लिए भी रुकना चाहिए। जहां हमारा स्वाभिमान का मान नहीं होता है, वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। और अनुपमा, तुम अपना सिर पत्थर पे पटक रही हो, इससे तुम ही वो होगी लहूलुहान। इन दरिंदों को, तीनों में से एक को भी कोई असर नहीं होने वाला। ये इतनी मोटी चमड़ी के गीदड़ है कि इनसे कुछ नहीं होगा। और इन्होंने
आगे चलकर लाख के 12,000 ना किए तो बताना मुझे। लेकिन वनराज शाह, अभी तुम काव्या किंजल सब पे चिल्ला लो, मुझे मेरे बापू जी की चिंता है, तुम लोग ऐसा दिखावा मत करो, मैं बुरा बेटा हूँ। पता नहीं और क्या क्या बोला है अंजू जी, आधे डायलॉग तो मुझसे सुने भी नहीं गए। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी इमोशनल था। वनराज जो है काफ़ी बापूजी से मिन्नतें करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन आज तो वनराज के रोने गिड़गिड़ाने का किसी पे, मेरे ख्याल में शायद ही किसी पर उसका असर हुआ हो। हाँ, लेकिन हाँ, बाबूजी के लिए तो ज़रूर हमें दुख हुआ कि इस उम्र में आके उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन वनराज को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जब बापूजी ने ये कहा कि यहाँ गलती होने पर कोई हमारे साथ बदतमीजी तो नहीं करेगा। अगर उस दिन जब पाखी बापूजी से बदतमीजी कर रही थी और वनराज उसकी साइड ना लेता और उसी वक्त पाखी को डांट देता कि तुम ये किस तरह से वो बापूजी से बात कर रहे हो, जैसा कि बाद में अनुपमा ने कहा भी था कि जो है गलती तो सारी तेरी थी, अरे बेटी तेरी है तो दवाई देने की जिम्मेदारी भी तेरी है, लेकिन उसने तो ईशानी को कमरे से ही बाहर निकाल दिया। तो कैसी माँ है ये, और अभी भी उसे अपनी गलती का खैर, बाकी तो गलतियों का चलता फिरता पुतला है ही, उससे सेम तोशु है और अब आद्या भी सेम वही है। सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाकी और तो कोई वो नहीं, तीनों में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जितना हर्ट बापूजी पाखी के बिहेवियर से हुए थे, उससे ज़्यादा हर्ट वो वनराज की बातों से भी हुए थे। बहुत वो लेकिन मना कर देते, वो नहीं आना चाहते। लेकिन जब माँ कहती हैं कि बच्चे हमें इतना कह रहे हैं तो हमें चलना चाहिए, लेकिन बापूजी कह देते हैं या बात से कह देते हैं कि जो है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं तो यहीं रहूँगा, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। लेकिन बापूजी का साथ नहीं छोड़ती और वो उन्हीं के साथ वहीं वृद्धाश्रम में रहना स्वीकार करती हैं। खैर वनराज और सब घर आते हैं और वनराज अभी तो घर आया है तो वो सब पूछते हैं कि बापूजी कहाँ हैं, तो वो बड़े चुपचाप बैठा है, सब लोग बड़े हैरान परेशान हैं और उनको ढूंढ रहे हैं कि शायद आए हों, लेकिन वो नहीं आए। तो वो काव्य भी पूछती है, सब पूछते हैं, तो वो वनराज मना कर देता है कि वो लोग नहीं आए। तो सब कहते हैं कि भाई ये घर उनका है, उनके बगैर ये घर नहीं चल सकता और जो है उनको तो यहाँ आना चाहिए, हम सब जाके उनसे बात करेंगे और उनको मना के लाएंगे। लेकिन वनराज मना कर देता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा और वहाँ अब सिर्फ मैं जाऊँगा और बापूजी ने और प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवाने जाऊँगा। लेकिन मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वनराज को प्रॉपर्टी का लालच कब से हो गया। एक तरफ तो वो कहता है कि वाह बापूजी मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर मानता हूँ। तो अब जब वो उनका अपमान कर रहा था तब उसके दिमाग में नहीं आया था कि मैं अपने भगवान का अपमान कर रहा हूँ, उनको बुरा भला कह रहा हूँ, और किसके लिए, ये नाशुक्री पाखी के लिए जो अपने बाप की सखी नहीं हुई, वो अपने बापूजी के सखी होती इतने दिन से वो, और ना अपनी माँ की सगी हुई। जब तक ये वनराज पाखी और तोशु को बिठा के खिला रहा है तब तक तो ये बच्चे उसके सगे हैं। जिस दिन वनराज ने इन लोगों को खाना देना बंद कर दिया और उनके सारे खर्चे उठाने बंद कर दिए, उस दिन इनका असली चेहरा वनराज के सामने आ ही जाएगा। ये जो आज हाल बापूजी का हुआ है, उनको इस उम्र में घर छोड़ के जाना पड़ा है, तो क्या कल को ये हाल वनराज का नहीं होगा। जो हम कहते हैं ना कि जो हमारा आज है, जो उन बड़ों का आज है वो हमारा आने वाला कल है।
ये तो भैया तोशू, पाखी और आद्या सारे के सारे खुदगर्ज, बेशरम, लालची, एक नंबर के सब हैं। सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब खैर अब तो वनराज भी लालची, उसमें बदतमीज़ तो खैर वो भी पहले भी था। हाँ, बाबूजी से नहीं करता था बदतमीज़ी, लेकिन बाकी सबके लिए तो बदतमीज़ हमेशा शुरू से रहा है। अनुपमा हो, अनुज ने क्या कम किया है वनराज के लिए? लेकिन वो है ना कि नाशुक्र बाप की नाशुक्री औलाद जैसे कहना चाहिए। खैर जब उनको उसको तोशू और पाखी को पता चलता है कि बाबूजी नहीं आ रहे और उन्होंने कह दिया है कि हम एनओसी पे साइन कर देंगे और मम्मी से भी कह दिया कि वो भी साइन कर देंगी, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो आज फिर काव्या ने उन दोनों की क्लास ली। जब वो उनको बाबूजी के खिलाफ़ और अनुपमा के खिलाफ़ कुछ बोलते हैं तो अनुपमा कहती है कि जब बहुत बुरी तरह से कहती है कि चुप, बिल्कुल चुप, तो दोनों सिटपिटाकर चुप हो जाते हैं। तो पाखी कहती भी है कि जो अब तो जब बाबूजी उसमें साइन कर देंगे एनओसी पे तो फिर तो मम्मी को भी साइन करना पड़ेगा। इतने में अनुपमा वहाँ आती है और वो कहती है कि जो है मैं एनओसी पे साइन नहीं करूँगी। लेकिन वनराज तो फिर वो अपने ऑफिस से हमेशा से बाहर ही रहा है और वो कहता भी है कि 5 साल तक तुम कहाँ थी, तब तुमने ना बाबूजी को पूछा, ना बच्चों को पूछा, तब तुम्हारा ये प्यार कहाँ गया था। अरे वनराज शाह, जरा अपने घुटनों पे जोर तो डाल लो कि जो है तुमने ही तो 5 साल पहले अनुपमा से के लिए सारे दरवाजे बंद किए थे। तुमने ही तो कहा था कि अनुपमा के इस घर में कोई नाम भी नहीं लेगा। तुम लोगों में से किसने पूछा कि अनुपमा जिंदा है, मर गई, कहाँ है, कहाँ नहीं है? क्या किसी ने पूछा जाके? हैं जो तुम आज उस पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो? खैर ये सब तो वनराज की हमेशा से हरकतें रही हैं। तो वो मना कर देती है, अनुपमा मना कर देती कि मैं एनओसी पे, तो तोशू और पाखी फिर कुछ जहर उगलते हैं उसके खिलाफ। लेकिन अनुज ने ये कहा कि वल्ला से बोला कि तमीज़ के दायरे में रह के बात करना मुझसे और अनु से। और इतने में उस बच्चे भी आते हैं, चारों बच्चे आते हैं, दादी बाबूजी चिल्लाते हैं, सब ढूंढते हैं और वो कहते हैं कि वो कहाँ हैं, बाबूजी कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि वो कहाँ चले गए, तो वो ढूंढते हैं। लेकिन तब तक आद्या वहाँ आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम में कोई सरप्राइज़ रखा, और उसको उनको वहाँ से बहाने से ले जाती है। तो उधर हमने देखा कि वो पाखी और तोशू कहते हैं कि माँ ने कभी हमारे लिए कुछ किया होगा, अब तो कुछ नहीं किया। तोशू कहता है कि मेरे को तो चोरी के इल्ज़ाम में जेल भिजवाया, वेटर की नौकरी दी। अरे ये भी तो देखो तोशू महाराज कि चोरी तो तुमने की थी, इल्ज़ाम तुमने अनुपमा पे लगाया, उसकी सज़ा तुम्हारे किए की सज़ा अनुपमा ने पाई, जो कि अनुपमा तो बिल्कुल बेगुनाह थी। और पाखी के लिए क्या नहीं किया। और ये तो खैर अभी तो इनके कर्मों के उसकी शुरुआत है। अभी तो देखते आगे देखिए होगा क्या। जब इनकी जब इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, वो तो अब इनको भुगतान इनको करना ही होगा, हर हाल में करना ही पड़ेगा। जैसा कहते हैं ना कि आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो वही है कि जब हमने अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये तो दुनिया की रीत यही चलती आई है कि आप जैसा कर्म करते जाएंगे आपको वैसे ही फल मिलता चला जाएगा। फ्री कैप में हमने देखा कि वो जो अब आजकल फ्री कैप वायरल हो रहा है कि अनुपमा आशा वो वृद्धाश्रम चला रही है और अनुज अपने सुध बुध खोए बैठा है, कमरे में बंद है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।
हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, वनराज का बापू जी को मनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब क्या फ़ायदा ये सब करने का। बापू जी का आज अपने दिल की बात खोल के रखना कि हम जहाँ ही रहेंगे, जो कि बिल्कुल सही किया। आज उन्होंने वो सब बोल दिया जो उनके दिल में था कि यहाँ हमारी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। अगर कुछ गलत भी कर देते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो हमें कोई सुनाएगा नहीं। बिल्कुल सही कहा। माँ बाप तब वृद्धाश्रम में रहते हैं जब उनकी कोई औलाद नहीं होती। यहाँ औलाद के होते हुए भी माँ बाप ऐसे दर दर की ठोकरें खाएं, लानत है ऐसी औलाद पर। वनराज जितना अच्छा बेटा था, आज पैसों के लालच में आकर और अपनी इस निकम्मी औलाद के लिए माँ बापू जी को छोड़ दिया। सच में बहुत दिल दुखता है जब हम किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता देखते हैं। बाद में घर आकर वनराज का सबको कहना कि वो नहीं आएंगे, तो फिर से घर में तू मैं शुरू हो गई। सब एक दूसरे को सुनाने में लग गए, खास करके ये तोशू पाखी और वनराज। अनुपमा का कहना कि मैं साइन नहीं करूँगी, तब फिर से अनुपमा को सुनाने लग जाना। इतनी बेइज्जती की अनुपमा की, इस तरीके से उसके साथ पेश आया कि अनुज को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अनुज का अपनी अनु के लिए खड़ा होता देख दिल को सुकून मिला कि कुछ भी हो जाए, अब अनुज अपनी अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा वनराज के सामने। आज फिर से वनराज का अनुपमा के जख्मों पर नमक छिड़कना, वो सब बातें फिर से दोहराना और उससे ऊपर इन दोनों निकम्मी औलादों का बोलना कि मम्मी ने किया ही क्या है। कुछ नहीं किया तोशू पाखी, अनुपमा ने तुम्हारे लिए जो भी किया है इस वनराज ने ही किया है। लानत है तुम्हारी जैसी औलाद पर जो सिर्फ पैसों की ही सकी है। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल पर खंजर से चुभ गए। अगर और कोई माँ होती तो जीते जी मर जाती ये सब सुनकर। बट सल्यूट है अनुपमा तुम्हारी हिम्मत को। अब तुम्हें ये सब सुनने की आदत पड़ चुकी है, ये सब सहने की आदत पड़ चुकी है कि मेरी औलाद कैसी है। आज अपडेट में भी आ रहा था कि अनुपमा साइन कर देगी और कुछ महीनों का ही लीप आएगा। अनुज आद्या के साथ वापस चला जाएगा। जहाँ से ये मैंने न्यूज़ देखी है वहाँ से सच ही निकलती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि लीप ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था। और मैंने एक बात और नोटिस की कि आज जो वृद्धाश्रम दिखाया गया जहाँ बापू जी हैं, वो सेम मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम प्रोमो में दिखा रहे हैं। शायद बाद में अनुपमा इसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करेगी। बट ये 4 दिन में जो भी होने वाला है देखकर बहुत हर्ट होगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जैसे पहले 5 साल जो भी हुआ था वो हमें नहीं बताया गया, अब इस बार भी इस महीनों में जो कुछ भी होगा वो भी नहीं बताएंगे। और आज ये वनराज का रूप देखकर और इस घटिया पाखी और तोशू को देखकर लगता है कि हिस्सा मिलने के बाद ये तोशू पाखी वनराज को छोड़कर चले जाएंगे और बाद में शायद डिम्पी काव्या भी चले जाएं। तब वनराज अकेला रह जाएगा और जिसे अपने बच्चों पर बहुत नाज है, उनकी इतनी फ़िक्र हो रही है, वो औलाद इसे ठोकर मारकर चली जाएगी। तब वनराज शाह की हालत देखने में मज़ा आएगा। जैसे कर्म किए हैं वनराज शाह, वैसा ही फल पाओगे। आगे देखते हैं मैम किस तरफ कहानी जाती है। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और आज का एपिसोड सही कहा बापूजी ने, वो घर सुख दुख का साथी है, साथी मर जाए तो दुख तो होता ही है ना बेटा। बापूजी ने आश्रम में रहने का फैसला किया है। बापूजी ने अनु की बात भी नहीं मानी। वनराज नाटक मत करो, मन में तो तुम्हें खुशी हो रही है। अनुज भी बापूजी को समझा रहा है, लेकिन बापूजी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, वो उस घर में नहीं आएंगे। सोचा होता तो अपने बापूजी का दर्द नहीं दिखा, घर छोड़ने की सारी तैयारी हो गई थी, फिर भी तुम्हें इस बात की भनक नहीं लगी। सही तो कहा बापूजी ने कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर गलती भी हो गई तो कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, अपने रूम में आकर आराम कर सकता हूँ। ये सीन संसार पिक्चर की याद दिला दी। दूर रहने से प्यार और सम्मान बना रहता है। वनराज, ये तेरे कर्मों की सजा है। आज तो
बच्चों ने रुला दिया। सभी माँ बापूजी को ढूंढ रहे हैं। बच्चों के सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है। वाह आद्या, इतनी समझदारी अपने माँ बाप के टाइम पे कहाँ चली जाती है। हाँ माही, अंश, ईशानी, परी, माँ बापूजी की याद आ रही है। बाकी को शर्म है कि कहाँ कहा काव्या। राइट काव्या, दोनों के कान के नीचे सितार बजाओ। बाप बापूजी तो हमारे घर के बैन बून है। वो सिर्फ हमें घर की तस्वीरों में नहीं हो सकते। घर के बड़े बुजुर्ग तो दुनिया से जाने के बाद भी घर में दुआओं बन के रहते। और हमारे बुजुर्ग जीते जी घर छोड़कर चले गए। सब लोग बच्चों के साथ लेकर बाप बापूजी को घर लाना चाहते। सबको फिक्र हो रही है, लेकिन तोशु पाकी को रत्ती भर भी दुख नहीं है। देखो ये दो कमीने, अभी भी पैसों का लालच है। दुख और शर्म तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। दोनों हंस रहे हैं। हाँ तुम बहुत बुरे बेटे हो। तुम्हारा सर्टिफिकेट हमने देख लिया है। बेटी को सड़क पर नहीं फेंक सकते, लेकिन माँ बाप को सड़क पर फेंक दिया है। सब बोल रहे हैं बापूजी। वनराज को समझ नहीं आ रहा है कि तेरी पाखी और तोसु कितने घटिया है, कितना नौटंकी कर रहा है। वनराज डूब मरो वनराज, तुम तो माँ बाप के एंड तक सगा नहीं रहा। ये वनराज एक बार इस पाखी को जोरदार थप्पड़ लगाओ, क्योंकि बहुत बकवास कर रही है। एक नंबर की घटिया इंसान है ये। एग्जाम्पल तो कैसे दे रहा है। लालच है भाई तुम्हें, प्रॉपर्टी का लालच। इट्स सो क्लीन एंड क्लियर। लालच में आकर वनराज आज तुम बेटे बनने में फेल हो गए, वो भी अपनी नालायक औलाद के लिए। आज काव्या ने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला है। वेल डन काव्या। सबने मिलकर निकाला है दोनों को। गिल्ट ताने देकर वनराज ने बेटी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया। अनु मैं साइन नहीं करूँगी। मेरा दिमाग पहले से खराब है और अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अनुज इजी नाउ वनराज इजी। तुम मेरे घर के मामलों में मत पड़ो। मेरे घर का है, मेरा इस घर का मामला है। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे इस घर के मामले में पढ़ने में। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें जो कहना है, जो करना है, बोलना है, आराम से थोड़ा। हाँ इन सब से इम्पोर्टेंट बात तमीज़ बरकरार रखना। जब मुझसे और अनु से बात करोगे माइंड इट। वाह अनुज वाह। थोड़ी देर पहले तो वनराज रो रहा था, अब देखो आ गया अपनी असली औकात पर। अनु ने भी जितना किया है उतना तुमने भी नहीं किया है वनराज। अनुज नहीं था तब भी और उसके आने के बाद भी उसने सब देखा है कि उसने क्या क्या किया है। वाह कपाड़िया जी। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बच्चों के बारे में तुम ही सोचते हो। अगर अनु ने बताना शुरू कर दिया ना तो इन बच्चों के लिए कितना सोचा है तो पूरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी। तुमने एनओसी पर साइन करना ही नहीं चाहिए। तुझे लकवा मार गया था तब तेरी सेवा किसने की थी? तेरी बीवी का ध्यान रखा प्रेगनेंसी में। तू तो वहाँ रंग रलियाँ मना रहा था। ये निकम्मा तो कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। तुम जैसी औलाद ऐसी होती है क्या? सिर्फ यूएस वाली बात याद है? तू पैदा हुआ तब से अब तक जो कुछ भी किया उसका हिसाब है तुम दोनों एहसान फरामोश के पास। ऐसे बच्चे किसी को ना दे भगवान। अनु ने 5 साल खबर नहीं ली तो तुम सबने कौन सी अनु की खबर ली है? ये पाखी और तोसु यार हद है। इतनी घटिया औलाद होने से बे औलाद ठीक है। तोसु जैसा बेटा भी होता है क्या? शादी हो गई, बेटी हो गई, पर आज तक अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सका और आज अपने पापा के पैसों पे पल रहा है। तूने भी तो अपनी माँ को घर में रखकर सारा हिसाब किताब किया था, वो भूल गया क्या? कैसा घटिया इंसान है वनराज। बकवास सुन रहा है, बच्चों की माँ को सुनवा रहा है। क्या वही बच्चों की केयर किया करे अपनी माँ के बारे में? वाह कहाँ है, कैसी है, जिंदा है भी नहीं? क्या सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या हर वक्त, बाप और बच्चों का नहीं? यार हमेशा माँ को ही हमेशा क्यों झेलना पड़ता है? पता नहीं ऐसे लोग रहने से ही माँ को कभी सुकून नहीं ज़िंदगी में मिलता।
पर यही तो बात है, बच्चे सेल्फिश होते हैं, माँ नहीं। हाँ हाँ, 5 साल नहीं मिली, पर यही तो बात है, बच्चे सेल्फिश होते हैं, माँ नहीं। 5 साल नहीं देखा, वो याद है वनराज को, और जो 5 साल पहले 25 साल वनराज के घर को और बच्चों को दिए, वो कैसे अकाउंट में नहीं आता क्या? ऐसे बेकार बच्चों के लिए कुछ करना भी बेकार है क्या? इडियट हमेशा जेल भेज दिया करता रहता है। उसने उसने थोड़ी फेक के केस में भेजा, चोरी का उसका इल्ज़ाम अनु पर डाला, एक दिन भी अनु पर डाल दिया, उसको जेल भेज दिया, खुद गलती करके इस पे क्यों रोता है? अनुज ने एक दिन भी रहने नहीं दिया ना, और कितना रोएगा इस बात पे? पहली बार बहू को अच्छा देखा है और बेटे को बुरा। इतना गंदा परिवार, बाप बच्चे, ऐसा कभी नहीं देखा। गवार पाखी तोशु वनराज ये कभी नहीं सुधरेंगे। आज अनु बापूजी की एक एक बात को गौर से सुन रही थी और समझ रही थी। जाने के वक्त उसने अपने मन में जो कहा, बच्चे ना हो, घर परिवार ना हो, दुनिया में कोई भी ना हो तो वृद्धाश्रम ठीक है, लेकिन सब कुछ होते हुए वृद्धाश्रम में रहना नहीं रहना। मेरे बापूजी और बा की असली जगह उनके घर में है, उनके अपने घर में। उनकी असली खुशी परिवार के साथ है। उन्हें ये त्याग नहीं करने दूंगी। अनुज इस वक्त चलो, इस वक्त वो नहीं सुनेंगे। उसे वो सारी जर्नी याद आ रही है। अनु के डाइवोर्स के बाद हर वक्त बापूजी ने अनु का साथ दिया है। आज लगता है कि वनराज नहीं, अनुपमा बापूजी की बेटी होनी चाहिए थी। वनराज नहीं, इस घर को मत बेचिए। बापूजी उम्र के जिस पड़ाव पर है ना, हम नहीं पता कि उनके पास कितना वक्त है, उनकी आखिरी दिन है। उन्हें अपने घर में, अपने बनाए हुए घर में काट लेने दीजिए। बुजुर्ग बच्चों की तरह हो जाते हैं। किसी बच्चे को जैसे माँ की गोद चाहिए होती है, वैसे ही बुजुर्ग को अपना घर, अपने घर का कोना चाहिए होता है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझेगा ये बात वनराज, क्योंकि अभी तो इनकी 3 तिगड़ी पे पेंट हाउस और टावर का भूत सवार है सर पे। जितने लोगों को हर्ट करेंगे ये पहले, कितने लोगों को हर्ट करेंगे पहले बापूजी, अब अनुपमा। डिस्कस्टिंग। आज तो वनराज, पाखी, तोसु, इन तीनों ने बदतमीजी के लिए ट्रिपल PhD गोल्ड मेडल की डिग्री मिलनी चाहिए। और पहला रिव्यू, अनुपमा सौतेली। और कल का रिव्यू, सौतेली माँ नहीं, आद्या है सौतेली बेटी। किसी को भी लगता है कि आद्या ने कभी अनु को माँ माना है? नहीं। और जब से माया आई तब से तो और नहीं। वो अनुज को भी पापा इसलिए मानती है क्योंकि अनुज ने उसकी साइड ली, उसकी एक तरफा बातें सुनी और मानी और उसी को पहले रखा, उसकी हाँ में हाँ मिलाया। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुज ही था और है जो उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। उसे पापा कहती है, बस। उसके इमोशन से उसे कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की ने कभी अनुज अनुपमा को अपनाया ही नहीं और ना ही कभी प्यार किया। इसके लिए हमेशा जिद, इसकी खुशी, इसकी मनमानी इम्पोर्टेंट रही है। ये कभी इन दोनों की बेटी नहीं बन पाई। काश अनुज इस लड़की के लिए अपनी अंधी ममता से बाहर आकर देखे तो उसे समझ आएगा कि ये लड़की अनुज से भी प्यार नहीं करती। उसे कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी जिद मनवानी है। और एक बार इसे अनुज छोड़कर चला जाए तब इसे एहसास होगा, वरना अब इस लड़की के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। और कल के सारे रिव्यू अच्छे थे। और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। सॉरी अंजू जी, आज लेट हो गया, प्लीज़ ले लीजिएगा। और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी आपको और नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। गुड नाइट, बाय गाइस, गुड नाइट गाइस। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। अब कल देखते हैं कल क्या होता है। कल अगर आद्या ने अनुपमा की बदतमीजी की तो अनुज क्या स्टैंड लेता है वो भी देखना है। बाय गाइस। मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनो बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में यहाँ दिखाते हैं कि वनराज बापूजी को घर आने के लिए कहता है।
जहाँ बापूजी कहते हैं अभी वो घर हमें अपना नहीं लगता है। और वनराज को भी समझाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। तुम्हारे जैसे बेटा होना आजकल के ज़माने बहुत ही नसीब में होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं। तुम वो घर को तोड़ के वहाँ टावर बनाना चाहते हो, तुम वो बना सकते हो, पर हमारी वो जो यादें हैं उसे हम टूटने हमारे आँखों से देख नहीं सकते हैं। यहाँ बापूजी बहुत कुछ वनराज को समझाते हैं। वनराज उन्हें ज़िद करता है उनसे कि आप मेरे साथ घर चलिए। तभी बापूजी मना करते हैं, ये कहते हुए कि अब हम यहीं रहेंगे जहाँ हमें मन की शांति मिले। अगर तुम्हें कभी भी देखने के लिए इच्छा हो तो तुम आ सकते हो और पेपर में भी हम साइन करके दे देंगे। यहाँ अनुपमा को भी बापूजी कहते हैं तुम भी एनओसी में साइन कर दो। यहाँ वनराज अपना दुखियारी सुनाता है, जहाँ कहता है कि मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचा तो वही बड़ी गलती कर दिया क्या। वनराज ने गलती तो तुमने नहीं की है वनराज, पर जहाँ तुम्हारे निकम्मे बेटे बदतमीज़ बेटी गलत थे वहाँ तुमने उनको दो झापड़ दे के उनको सुना के उनको घर से निकालने के बदले तुमने बापूजी को अपने भगवान समान बापूजी को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए बेइज्जत कर दिया। जितनी बेइज्जत पाकी ने बापूजी को सुना के किया उतनी उससे ही ज़्यादा बेइज्जत तुमने किया, उनको सबके सामने बेइज्जत होने दिया। यहाँ गलत हो तुम, क्योंकि तुमने अपनी बच्चों की मोह में तुम अपने देवता समान स्पेशली देवता समान बापूजी को बेइज्जत होने के लिए पाकी को कुछ नहीं कहा, जहाँ तुम्हें पाकी को कहना चाहिए था, पर वहाँ तुम बापूजी को ही सुनाने लगे। यहाँ तुम गलत हो। यहाँ बा का ये कहना जब भी वनराज गिड़गड़ाने का देखते हुए कि वनराज इतना कह रहा है तो हम जाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर बापूजी ये बात कहते और बा को तो ये कहना चाहिए कि जहाँ मेरे पति का इज़्ज़त नहीं है, जहाँ हमें इज़्ज़त नहीं है तो हम वहाँ नहीं आ सकते हैं। पर बा ने फिर से वनराज की मोह में आके बापूजी को समझाने लगी, पर बापूजी कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो जा सकती हो, मैं यहीं रहूँगा। बापूजी का ये कहना भी अच्छा लगा, ये भी इंडिकेट किया, पर वनराज समझ नहीं सका। जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ हमें अच्छा लगेगा, यहाँ कुछ रोक टोक नहीं रहेगा, कोई अगर गलती भी किया तो हमको कोई बेइज्जत नहीं करेगा। इतना कहने के बाद भी वनराज को अपनी गलती का एहसास नहीं है कि उसने अपने बेटी को ना समझाते हुए वहीं उसने गलती किया था। यहाँ वो आने के लिए मना कर देते हैं तो सब लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ सब लोग परेशान होते हैं घर में, जहाँ काव्या, केंजल, डिम्पी, टीटू सब लोग पूछते हैं
तभी वनराज कहता है कि वो नहीं आएंगे, उनको यहाँ कहाँ सुख मिलेगा, वहीं वो रुकेंगे। यहाँ फिर से पाकी बदतमीज़ी करती है, यह कहते हुए कि ये बापूजी और बा बहुत ही ज़्यादा भाव लेने लगे हैं, जहाँ वो हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। आज फिर से काव्या बहुत कुछ सुनाती है तोशु और पाकी को और अपने मुंह बंद करने को कहती है। कितना भी इन्हें समझाओ काव्या, ये कभी भी सुधरने वाले में से नहीं है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब लोग दुखी हैं। जहाँ वनराज को भी दुख है, पर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है कि कहाँ वो गलत था। वो अपने इतने निकम्मे और बदतमीज़ बेटों को के गलती को नज़रअंदाज करके अपनी बापूजी और बा को उतने सबके सामने बेइज्जत करने को छोड़ दिया। यहाँ अनुपमा आती है, जहाँ वो कहती है मैं एनओसी पे साइन नहीं करूँगी। उसके पहले बच्चे आते हैं, सब बच्चे बापूजी के लिए पूछते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ भी पाकी टांग अड़ाती है, ये कहते हुए बापूजी और बा तो छोड़ के चले गए, पर ये बच्चे अभी हमें परेशान करेंगे, उनके बारे में पूछते हुए। यहाँ आद्या सब बच्चों को लेके जाती है और यहाँ फिर से बहस होता है एनओसी पे साइन करने के लिए, जहाँ वनराज कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है साइन करने में, तुम अभी क्या बहाना बनाना चाहती हो। यहाँ अनुज कहता है कि जो भी तुम बात करोगे मुझसे और अनुपमा से तमीज़ से बात करना, बदतमीज़ी सह नहीं सकेंगे हम। पर वनराज तो वनराज है, जहाँ वो उसे तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपने बच्चों की ही पड़ी है, जहाँ उसे एनओसी पे साइन चाहिए। अभी आगे देखेंगे, जहाँ प्रीकैप में दिखा रहे हैं लीप के बाद, जहाँ अनुपमा आशा भवन में है। अभी कम से कम ये लीप के बाद तो वनराज, तोशु, पाकी और आध्या को उनकी कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें बिल्डर इस तरह से धोखा देना चाहिए, वो घर के ना रहे या घाट के। उन्हें हर पापों की सज़ा इन चारों को स्पेशली मिलना ही चाहिए, क्योंकि फिर से वैसा नहीं दिखाना चाहिए कि ये लीप के बाद और अच्छे ज़िंदगी बिताने का दिखाए, क्योंकि अच्छाई की जीत होनी चाहिए और बुराई को सज़ा मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और अंजू जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आपके हर एक वीडियो और रिव्यूज़ और लाइव स्ट्रीम बहुत ही पसंद आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मेरा दिल से धन्यवाद। आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और मैं भी आजकल थोड़ी देर से आप सबका डिटेल कमेंट्स करती हूँ और रिव्यूज़ और ऑडियोस सुनती हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो जाती है कमेंट्स करने में। और आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था, बस सारा सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में और झगड़ा, आर्ग्यूमेंट और ऐसे ही है। तो जैसे शुरू होती है कि वनराज बहुत रोक के मनाता है बाबूजी की और बा को आने के लिए वापस घर, लेकिन बाबूजी मानते नहीं हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत किया है, लेकिन अभी तुम ही सब कुछ संभालो, मैं साइन कर दूँगी। और उस क्योंकि बा और बाबूजी
को दिल में बहुत लग गया, क्योंकि उनका भी कोई पोजीशन ही नहीं है घर पे, और यू नो ओल्ड पीपल तो ऐसे हर्ट हो ही जाते हैं। तो अगर इमोशनली देखो तो उन लोगों को दुख लग रहा है कि अभी उनका ही घर उनका नहीं रहा। सो अनुपमा अभी मनाता है, लेकिन बाबूजी सुनते नहीं हैं। और फिर इवन अनुज भी बोलता है, लेकिन सुनते नहीं है। लेकिन वनराज घर पे आते हैं, सारे पूछते हैं, और ये बेकार टोशू और पाकी इन लोग ना बहुत गिरने वाले हैं, पूरा सड़क पे आ जाएंगे तभी पता चलेंगे। और फिर भी बोल रहे हैं कि देखो आए नहीं, बाबूजी सिर्फ नाटक कर रहे हैं, और क्या हो जाता है अगर थोड़ी सी नाराज़ और कुछ ऐसा हो गया ऊंच नीच घर में, बेकार बिल्कुल सेंसिटिव। ऐसे बच्चे क्यों दिखा रहे हैं जिसमें ना कोई सेंसिटिविटी है, और दे डोंट इवन हैव एनी एम्पैथी इन देयर लाइव्स एट ऑल। What type of children they are showing, and are they portraying these kind of children to the world, that such children are heartless and they don't even feel for anybody, ना उनकी माँ को मानते हैं, ना ही फादर और ना ही ग्रैंड पेरेंट्स को। अच्छा हुआ कि काव्या ने उनको ढांट लिया। ओके, फिर काव्या उनको एकदम चुप डांटती है टोशू और पाकी को। अच्छा है, आई थिंक अभी बाद में काव्या ही सब कुछ संभालने वाली हो, मुझे लग रहा है लीव के बाद। लेकिन ज़्यादा कुछ बोलना चाह रहे हैं वनराज, तो बोल रहा है कि मैं विलन नहीं, मेरे ही पेरेंट्स हैं, वो मुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसा दिखा रहा है कि उसके अंदर भी इमोशंस है, लेकिन नहीं है। ओके, मैं आज मेरा वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रही हूँ, लेकिन ये पूरा इशू, सोशल इशू अबाउट ओल्ड एज पीपल, और छोटे बच्चे बनते हैं, तो ये सही है। एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जब ओल्ड पीपल होते हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, एंड दे वांट कि उनका बच्चे उनको देखे, प्यार करे, सुने, और सेंसिटिव रहते हैं। सो ये इशू बहुत ही अच्छा इशू था, लेकिन वनराज सेंसिटिव नहीं है। वनराज तो उसके कैसा दिमाग है उसका पता नहीं। सो या मैं थोड़ी चेंज हो गई, आई हैड अ हेयर कट। सो कुमुदनी जी, आपका वीडियो नहीं आया कल, मिस किया आपको, होप आप ठीक है। या फिर यही सारा आर्ग्यूमेंट, वनराज बोलते हैं वो सबका हिस्सा देंगे, सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, और फिर सारे छोटे बच्चे आते हैं और बार बाबूजी के बारे में पूछते हैं। फिर आदिया यहाँ पे देखो आ गई, उसको समझ में आए, उसको ये सब समझ में आता है कि बाबूजी सब लोग क्यों दुखी है ये सब, लेकिन वो अपने पापा का और माँ का दुख देखना ही नहीं चाहती है। तो अगर डायरेक्शन उसको दिखा रहे कि वो उसके अंदर इमोशंस और एम्पैथी है, और आदिया छोटी बच्ची है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं देखते उसका रोल ऐसा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ब्लैक, उसका हार्ट बहुत ही ब्लैक हार्ट है आदिया का। उसके अंदर ना इमोशंस ना कुछ, बस हेट्रेड ही हेट्रेड। एंड ऐसे लोग जो हेट्रेड है वो एक दिन क्रिमिनली बनते हैं। सो वनराज फिर डांटता है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा एनओसी साइन करने के लिए मना कर देता है। फिर वो पूछता है, फिर आर्ग्यूमेंट बिटवीन अनुज एंड वनराज की, तमीज़ से बात करो। अभी अनुज बहुत सपोर्ट कर रहा है अनुपमा को, लेकिन उस दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट के दिन उसने क्यों सपोर्ट नहीं किया अनुपमा को, दैट इज़ द क्वेश्चन। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग भी भूल जाना है, क्योंकि फिर से दे आर ब्रिंगिंग अनदर लीव। सो इट मेक्स नो सेंस कि हम 5 साल के पहले लीव के बारे में बात करें, क्योंकि अभी और एक लीव आ रहा है। एंड आर्ग्यूमेंट होता है अनुपमा एंड वनराज के बीच। अनुपमा बोलती है कि बाबा जी यहाँ पे सेफ स्पेस पे रहना चाह रहे हैं, और वो परमिशन नहीं दे रही है कि घर को भेजो। फिर देखेंगे प्रीकैप में वही है जो अनुपमा इज़ इन द ओल्ड एज होम, एंड अनुज इज़ लाइक इन अ शैटर्ड स्टेट। अनुज का हालत बहुत ही ख़राब है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मुझे यही लग रहा है कि वनराज और आदिया या ऐसे टोशू पाकी सब मिलके अनुपमा को ठिकाना लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एनओसी साइन नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है यही होगा, और आदिया के ऊपर पूरा मैनिपुलेशन करेंगे। सो देखेंगे। आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू सी व्हाट्स आफ्टर द लीव, एंड आई जस्ट होप कि इस बार जब लीव कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्या हुआ, कैसा हुआ, पूरा स्टोरी क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना अंजू मैम, सबको धन्यवाद, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। थैंक यू सो मच इतने इमोशनल रिव्यूज भेजने के लिए।
दिल की बात आपकी जुबान पे आई है, अच्छा लगा। तो ऐसे ही आगे भी हम 3-4 दिन और तड़पेंगे, फिर जाके कहीं नया जो है मुकाम शुरू होगा, नया सफर शुरू होगा, तो उस सफर में भी मजा लेंगे। तो फिलहाल आज इतने ही रिव्यूज हैं, और आप सब भी जो इस रिव्यू सेशन में हैं, अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो भेजिए और एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और फिर इस नंबर पे अपना रिव्यू भेजिए। नंबर है 9833155523, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.